नमस्कार। आइए सुनते हैं दोस्तों। डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी गई कहानी वैभव कुंज। अरे बाहर आओ ना, देखो तो सही। ज्यादा दूर नहीं, अपनी ही बालकनी में। देखो, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ संक्रांति के दिन सुबह सुबह पुराना कूड़ा करकट जला सारी मन की ग्रंथियां जलाई जाती हैं। इसे भोगी कहते हैं। आज मेरे लिए सब पुराना थूक दो। बड़े मुश्किल से बिस्तर से उठ प्रीता यानी मैं बालकनी तक आई और फिर बाहर झांकने पर पाया एक जनसमूह जो लड़कियों के जलते हुए गट्ठर के चारों तरफ बैठा ठहाका लगा रहा था। हम दोनों को बालकनी में देख एक महिला ने आवाज लगाई, आइए ना, हैप्पी संक्रांति। आइए। मैंने भी उन्हें बधाई दी। मन ने कहा, 60 साल का आदमी अगर अकेला बैठे तो 60 का ही लगता है। अगर 2 60 साल के साथ हों तो 30 30 के लगते हैं, और कई एक साथ हों तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह लगते हैं। यहाँ भी ठहाके और गरम गरम कॉफ़ी के साथ सब टीनेजर ही लग रहे थे। मन की सारी ग्रंथियों को बाहर निकाल मैं बाहर उनके साथ आकर बैठ गई। बड़े दिनों के बाद ठहाके मारकर हंसी। लगा जैसे अभी अभी 16 वर्ष पूरे किए हूँ। यहाँ मेरी पहचान सिर्फ प्रीता थी, ना आगे ना पीछे। सिवाय नाम के किसी ने कुछ नहीं पूछा। जैसा नाम वैभव कुंज, वैसी ही प्रवृत्ति थी इस अपार्टमेंट की। वैभव यानी दिल का सुकून ही वैभव था। काश सारी जिंदगी यहाँ ही बिताई होती। अपनी जिंदगी पर जब मैं नज़र डालती हूँ तो पाती हूँ कि ग्रेजुएशन जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन जबरदस्ती खींचकर बड़ी कर दी गई मैं प्रियमवदा। ये प्रीता वाली पहचान तो खुद को कुछ दिनों पहले ही दी है मैंने। लड़का देखने आया तो पहले फैशन परेड हुई, यानी मैंने चल के दिखाया। ट्रे में सबको चाय दी, फिर प्रिया के गुड़ बताए गए उन लड़के वालों को। पापा बड़े अच्छे वक्ता थे, सो उन्होंने कहा, हमारी लाडली रसायन शास्त्र में माहिर है। किस चीज में कितना सोडियम क्लोराइड डालना है इससे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर केक को फुला देती है, और तो और सिट्रिक एसिड डाल दूध को फाड़ पनीर बना देती है। अर्थशास्त्र तो पूछिए ही मत। गैस का दाम बढ़ गया तो सलाद ज़्यादा खिलाती है। चावल को पानी में भिगाकर थोड़ी देर छोड़ देती है कि गलने के लिए कम गैस की ज़रूरत पड़ेगी। मनोविज्ञान तो मानो, दादा दादी चाचा चाची माँ बाप में कौन रूठा है, कैसे किसे मनाना है, सब जानती है। पापा का व्याख्यान तो शायद चलता रहता यदि अमितेश के मामा ने उन्हें रोका ना होता। मामा ने कहा, बस बस भाई साहब, इतने गुड़ काफ़ी हैं, बस हमारे भांजे साहब पसंद कर लें और कुछ नहीं चाहिए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अमितेश मुझे ध्यान से देख रहे थे। उन्हें भी बगल में लेटने वाली रंभा से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट, रसायन शास्त्री, मनोवैज्ञानिक बीवी चाहिए थी। अपनी माँ और मामा की ओर देख उन्होंने भी हाँ कर दी। मैं भी मूर्ख, पढ़ी लिखी ज़रूर थी पर दिमाग से गुड़ गोबर। पापा की बातों को सच करने में लग गई। पाक शास्त्र में ऐसे निपुण कि घर वाले होटल जाना भूल गए। मनोविज्ञान तो मानो ऐसा कि कुंवारे मामा जी को भी अपने घर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले से ही बहन के घर पर थे और बसे रहे। ऐसी रसायन शास्त्री कि घर के बड़ों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और दिल की बीमारी ने सेंध ही नहीं मारी। सभी खुश और पनपते रहे और मैं धुलती गई। घर पर शुद्ध हल्दी, चाय के मसाले, ऑर्गेनिक सब्जियां जुटाने में ऐसी लगी कि लड़की की जिंदगी में रोमांस भी कुछ होता है ऐसा याद ही न रहा। पिता तो अमित के बचपन में ही गुजर गए थे। अमित माँ और मामा जी के बेटे थे, इसलिए उनके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते थे। माँ जी ने भी अपने बेटे को बेटे से ज़्यादा एक कैंपेनियन की तरह तैयार किया था। दोनों माँ बेटे एक से टीवी सीरियल देखते, साथ में कभी बैडमिंटन खेलते, कभी कैरम तो कभी रमी। मैं तो अपनी प्रशंसा के झंडे गाड़ने में इस तरह मशगूल थी कि कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या खो रही हूँ। खेलते खेलते सब चिल्लाते, प्रिया एक कप कड़क चाय, तो कभी गर्मा गर्म पकौड़े। मैं रसोई के बर्तन चमकाने और घर को होटल से भी ज़्यादा साफ रखने को ही अपनी अचीवमेंट्स मानती थी। अमित के एक पुलोवर की पूरे शहर में चर्चा थी जो मैंने शादी के बाद बनाया था। अमित बहुत सरल व्यक्ति थे। उनकी जिंदगी मेरे और माँ के आसपास घूमती थी। घूमने भी जब हम जाते सब साथ साथ खूब मस्ती करते, अंताक्षरी खेलते, पिट्ठू भी खेलते। सब कुछ अच्छा था जिंदगी में सिवाय मेरे और अमित के रोमांस के। माँ और अमित में सिर्फ 18 साल का फर्क था और मामा जी माँ से 5 साल छोटे थे। माँ के कम उम्र में विधवा हो जाने पर उन्होंने भी शादी नहीं की, जो उन दिनों आम बात थी। मैं उस घर की ज़रूरत थी और मुझे भी नहीं लगा कि मेरी और अमित की भी एक दुनिया हो सकती है। जब मैं सजती या कुछ नया पहनती तो तीनों एक साथ चिल्लाते, क्या खूब लगती हो। कभी कभी गाते, बिजली गिराने मैं तो हूँ आई।
मुझे तो याद भी नहीं है कि अमित ने मुझे कभी एक स्त्री यानी रंभा की तरह देखा भी हो। माँ और मामा जी को लगा कि घर में नया मेहमान आना चाहिए। फिर क्या था, बिना किसी रोमांस के एक प्रक्रिया की तरह 2 बच्चे भी हो गए, मिष्टी और लड्डू। नाम भी माँ और मामा जी ने रख लिए और सारा लालन पालन भी बड़े अच्छे से माँ और मामा ने किया। वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, सब कुछ उनके आका ही डिसाइड करते। मैं घर के रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र में इस तरह उलझी कि माँ और मैं बहनें ही दिखते थे और अमित हमारा छोटा भाई। बच्चों के आने के बाद 3 बच्चे हो गए और तीनों का ध्यान रखा जाने लगा। बच्चे बड़े स्मार्ट और कुछ जल्दी ही बड़े हो गए। मैं तो ऊपर से नीचे गिरी जब मेरी 13 साल की बिटिया ने मुझसे पूछा, मॉम आप क्या एसेक्सुअल हैं क्या? इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती ही थी, पर इस तरह का सवाल और ये शब्द पहली बार किसी ने मुझसे कहा था। मैंने गुस्से से पूछा, व्हाट डू यू मीन? उसका जवाब, आई मीन व्हाट आई सेड। मैंने फिर धीरे से कहा, ऐसा क्यों पूछा बेटा? उसने जो जवाब दिया उसने तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसका दी। मॉम, बड़ी मॉम से मेरा मतलब मेरी सास या माँ से है। का तो समझ सकते हैं, शी हैज़ लॉस्ट हर पार्टनर, बट यू मॉम, यू नेवर सॉ यू विद डैड। नो पर्सनल प्राइवेट टाइम, नो लव मेकिंग। मेरे दोस्तों के मम्मी पापा जब घर पर होते हैं तो अपने बेडरूम में होते हैं, स्पेशल कपड़े पहनते हैं और उनका रूम नॉक करके ही बच्चों को जाना पड़ता है। उसका बोलना जारी था। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सीन देयर पेरेंट्स किसिंग ईच अदर। एक ने तो उससे भी आगे। आई विल नॉट टेल यू। मैं तो अवाक। पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस किया। लगा खुद को महारथी बनाने की दौड़ में असली रथ का तो मज़ा ही नहीं लिया। हम 4 थे, माँ, मामा जी, अमित और मैं। अमित कभी अकेले मिलते ही नहीं थे। मैंने अब खुद को दूसरी तरह से देखना शुरू कर दिया। घुटने के दर्द का बहाना कर बिस्तर पर लेट गई। सोचा अमित आएंगे, मेरे घुटनों पर जेल लगाएंगे। और रसोई घर से पूरी छुट्टी। अमित के घर का पुराना रसोइया आ गया। मेरी सुंदर रसोई का 2 दिनों में ही कचरा कर दिया। पर अब मैं तो दूसरी दुनिया देखना चाहती थी। इससे मुझे अब कोई मतलब नहीं था। मैं अपने कमरे में ही कराहती रही, या ये कहिए कराहने की एक्टिंग करती रही। शाम को जब मैं आधी नींद में ही थी तब लगा कोई मेरे घुटने सहला रहा है और हाथ आगे की ओर बढ़ भी रहे हैं। मुझे एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा था जो शायद मुझे 15 साल पहले ले लेना चाहिए था। हामिद भी ना, इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी कहे जा रही थी, हामिद धीरे धीरे। पता नहीं अचानक एक वहशीपन का झटका लगा और मैंने आंखें खोली तो पाया मामा जी ही अपना हाथ मेरे कपड़ों के अंदर रखे हुए थे। मैं तुरंत खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मामा जी को लज्जा भी नहीं आई, ना ही उनकी आंखों के वहशीपन में कोई कमी आई। मेरी आवाज़ सुनकर बेटी दौड़कर मेरे कमरे में आई और मामा जी को मेरे कमरे में देख इस हरकत का मुझे ही जिम्मेदार ठहराने लगी। मॉम, आप इतना गिर जाओगी और बीमारी का ढोंग करोगी। बेचारे दादू तो आपकी चीखें सुन आपके कमरे में आए और उन्हीं पर इल्ज़ाम। प्लीज़ घर में किसी को पता चले उससे पहले चुप हो जाओ। मामा जी ने मिष्टी को देख चेहरे के दरिंदे वाले भाव को तुरंत मेमने में परिवर्तित कर लिया और चुपचाप मिष्टी का हाथ पकड़ बाहर चले गए। मिष्टी की नज़रें मुझे पागल कर रही थीं। मामा जी का मुझे घूरना और उन आंखों का वहशीपना, मानो चोरी भी करेंगे और सीना जोरी भी। वही डाकू थे और जज भी। फरियाद भी किससे करती? माँ और मामा जी तो मेरे दोनों बच्चों के माता पिता थे। मेरे बच्चे भी मेरे नहीं थे। मैं शुरू से उनके लिए एक मेड थी जो खाना पकाती है, उनकी अलमारी जमाती है, उनका टिफ़िन बैग में रखती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। मिस्टी की नज़रों में अब ये मेड सी औरत, बेचारे सन्यासी मामा जी जिन्होंने अपनी बहन और भांजे के लिए शादी नहीं की, को बहका रही थी। मेरे मन, दिल और स्वाभिमान तीनों की चिता जल चुकी थी। मेरे लिए अपनी बेटी की अपराधी और एक दरिंदे की शैतानियत का शिकार बन अब वहाँ रहना मंजूर नहीं था। कुछ निर्णय अपने सम्मान के लिए इतने अच्छे होते हैं और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देते हैं। मैंने भी उस घर से जहाँ ज़िंदगी के 17 साल लगा दिए थे, 19 से मैं 36 की हो गई थी, बिना किसी को बताए विदा ले लिया। ना किसी ने रोका और ना ही मैंने कोई सफाई दी। मेरे आत्मसम्मान को इतना बड़ा झटका लगा था कि मैं मायके भी जाना नहीं चाहती थी। बिना किसी को बताए अपनी बचपन की सहेली जो हमारे शहर से मीलों दूर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रहती थी के पास चली आई। फ़ोन नंबर भी बदल दिया। भाग्य देवी भी मेरे साथ थी। लॉकडाउन का समय था और बहुत से स्टार्टअप शुरू हो रहे थे।
मैंने अपनी सहेली के घर से ही अपने इस सहेली किचन की शुरुआत की और हमारी निकल पड़ी। कुछ यूट्यूब और कुछ वर्ड ऑफ माउथ से हम टेक होम फूड में लोगों की पहली पसंद बन गए थे। कभी अमित की याद भी नहीं आई बचपन के दिए गए भाषण, एक्सटेम्पोर और डिबेट अब अपनी मार्केटिंग में काम आ रहे थे। लॉकडाउन ने बहुतों को तोड़ा पर मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 36 साल में 16 साल के मजे लूट रही थी। इसी बिजनेस के सिलसिले में अतुल मिले। ना उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा, न मेरी जात, ना उम्र और ना ही कुछ आगा पीछा। हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती के साथ हमारा टीनेज वाला रोमांस भी शुरू हो गया। लॉकडाउन में भी हम साथ रहने का समय ढूंढने लगे। इसमें इतनी कशिश है का मुझे अब पता चल रहा था। कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, नहीं बदलते हैं तो आपके दोस्त जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड और उसके पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे। लिव इन जैसा शब्द जो कभी पाप लगता था आज जीने का सहारा बन गया था। मेरी लीगली दूसरी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरा तलाक नहीं हुआ था। मैं लंबे से नाम प्रियमवदा से अतुल की प्रीता बन गई और हम एक सुंदर से कपल बन इस वैभव कुंज में आ गए। भोगी के साथ मन की सारी ग्रंथियां जला एक नई शुरुआत कर दी, जहां मैं ना मिसेस अमित, ना अम्मा जी की बहू और ना ही अतुल की पत्नी थी। मैं सिर्फ प्रीता थी और सारी खुशियां मेरी बाहों में थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी कहानी वैभव कुंज। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।